मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th में विज्ञान की क्लास में बच्चों आप सबका स्वागत है। बच्चों हम कर रहे हैं लेसन नंबर 12 और लेसन नंबर 12 में कल मैंने आपको बताया था, विविध उदाहरण बताए थे, है ना। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ पराश्राव्य ध्वनि, श्राव्य ध्वनि, पराश्राव्य ध्वनि और अश्राव्य ध्वनि, यानी श्राव्यता के आधार पर ध्वनि के 3 प्रकार है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। और इसके अलावा अनुकरण के बारे में बताऊंगी। और इसके अलावा कल मैंने आपको इको साउंड क्या होता है उससे संबंधित विविध सवाल आपको बताए थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। कल मैंने आपको प्रतिध्वनि यानी इको साउंड के बारे में बताया था और उसके अलावा उससे संबंधित जो गणनात्मक सवाल थे बच्चों हमने वो किए। आज मैं आपको बता रही हूँ अनुकरण के बारे में, ठीक है। अनुकरण के बारे में, तो अनुकरण का मतलब क्या, पेन देना मुझे, है ना। अनुकरण का मतलब क्या होता है, एक मिनट में बता रही हूँ आपको, मेरा थोड़ा मोबाइल सेट कर रही हूँ। तो किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बार बार, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि, यानी जो कोई भाषण देता है या कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई बहुत ही बड़े हॉल में पढ़ा रहा है, तो उसकी ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है। मतलब वही आवाज़ बार बार सुनाई पड़ती है जब तक कि यह कम न हो जाए, यह सुनाई न पड़े। तो ये बार बार जो परावर्तन होता है उसकी वजह से ध्वनि निर्बद्ध हो जाती है। मतलब जो ओरिजिनल ध्वनि होती है वही बार बार परावर्तित होकर सुनाई देती है। इसको हम क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अत्यंत अवांछनीय है। मतलब अगर कोई भाषण दे रहा है और बार बार अनुरण हो रहा है तो ये गलत बात है। तो अनुरण को कम करने के लिए सभा की भवनों की छतों और दीवारों पर ध्वनि अवशोषक यानी साउंड प्रूफ रखे जाते हैं, जो साउंड को अवशोषित कर ले। जो भी परावर्तन बार बार हो रहा है वो परावर्तन बार बार न हो, ऐसे फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टिक अथवा प्लास्टर या पर्दे लगाए जाते हैं, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, ध्वनि का अनुरण नहीं होता। तो अब आप समझ गए अनुरण का मतलब क्या। अनुरण का मतलब भी यही होता है कि ध्वनि का बार बार परावर्तन होना। तो सीटों के पदार्थों का चुनाव इसके ध्वनि अवशोषण गुणों के आधार पर भी किया जाता है ना। अब अगर जो सीट्स रखी जाती हैं, जो श्रोता लोग सुनने के लिए बैठते हैं, तो उनकी सीट में भी जो भी पदार्थ लगे होते हैं वो क्या करते हैं, ध्वनि को अवशोषित करते हैं। ज़्यादा जो ध्वनि यानी ध्वनि का बार बार परावर्तन नहीं हो। अगर ध्वनि का बार बार परावर्तन होगा तो हमको ध्वनि जो ओरिजिनल ध्वनि है वो हमें साफ सुनाई नहीं पड़ती है ना। तो अभी और आगे सुने कि ध्वनि के परावर्तन के उपयोग, अगर ध्वनि का परावर्तन हो रहा है तो उसका उपयोग कहाँ पर होता है। तो ध्वनि के परावर्तन का उपयोग मेगाफोन या जो स्कूल में भी लाउड स्पीकर रखते हैं, या कोई प्रोग्राम होता है तब लाउड स्पीकर रखे होते हैं, हॉर्न, शहनाई, वाद्य यंत्र, इन सब में इनकी ध्वनि सिर्फ खाली एक जगह नहीं फैले, एक सीधी दिशा में नहीं फैले, परंतु चारों दिशाओं में फैल जाए, ऐसी विशेष व्यवस्था किसमें होती है, ये देखो मेगाफोन, या फिर किसमें होती है, हॉर्न या लाउड स्पीकर में होती है। देखो इन सब की रचना देखो, आप एक कॉमनली बात देखोगे, इनकी रचना शंकु आकार की होती है। जैसे गाजर मूली के आकार कैसा होता है, शंकु आकार होता है ना। तो इन यंत्रों में एक नली का आगे का खुला भाग शंकु आकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करते हैं। ये तरंगों को क्या करते हैं, बार बार देखो आ रही है, फिर बार बार परावर्तित करते हैं और उसे कहाँ धकेलते हैं, श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देते हैं। हमने देखा होगा, आप कभी आज घर जाके देखना कि ये जो लाउड स्पीकर है या ये बोपू बजाने का है, तो उनके जो बाहर का रचना है ये शंकु आकार की है।
तो शंकु आकार की इसलिए रखती है ताकि जो आवाज़ सुनाई दे रही है वह सभी दिशाओं में फैले। इसके अलावा आपने कभी डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं? फिर आपका एक चेकअप करते हैं, तो वो जो चेकअप करने का जो साधन है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप का क्या कार्य है? यह हमारी हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है ना। हमारी हृदय की धड़कन के हिसाब से ही धड़कन कैसे हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, किस तरह की हो रही है, उसके परावर्तन के ध्वनि की क्या होती है, बार बार परावर्तन होता है और वो परावर्तित होकर ये देखो कान में रखता है और एक आपके हृदय पे रखता है ना। तो आपको ध्वनि का क्या हो जाता है, बार बार परावर्तन होता है, फिर वो परावर्तित ध्वनि आपके कानों में सुनाई देती है। इस तरह से डॉक्टर धड़कनों के आधार पर, धड़कन कम है ज़्यादा है, उसके आधार पर बता सकता है कि आपकी तबीयत कैसी है। ठीक उसी तरह से आप कभी सिनेमा हॉल जाते हो या बड़े हॉल्स में जाते हो तो उनकी छतें देखते हो, ऐसे वक्राकार बनाई जाती है। आज जाके देखना कभी थिएटर का, ऊपर का ऐसे ऊपर से ऐसे वक्र आकार होता है। तो ऐसा वक्र आकार क्यों रखा जाता है? तो ऐसा वक्र आकार ध्वनि पट्टी को मंच के पीछे रखा जाता है और देखो ये ध्वनि है, पीछे रखा जाता है, बैक स्टेज पे रखा जाता है ना। और फिर ताकि ये पूरी समान रूप से पूरे हॉल में जो भी थिएटर में से आवाज़ आ रही है वो समान रूप से, देखो ये लोग श्रोता लोग बैठे हुए हैं, है ना, तो सबको समान रूप से एक जैसी ध्वनि, किसी को कम ज़्यादा नहीं, परंतु ये वक्राकार होने की वजह से जो भी है वो सारी ध्वनि सबको एक जैसी सुनाई देगी। अब मैं बच्चों आपको और बताना चाहती हूँ कि श्राव्यता यानी सुनने के आधार पर ध्वनि के 3 प्रकार हैं, श्राव्य ध्वनि, अश्राव्य ध्वनि और पराश्राव्य ध्वनि। तो हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को सुन नहीं सकते, मतलब हर एक की रेंज अलग अलग होती है। कम ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको मनुष्य सुन नहीं सकता। तो मनुष्य में ध्वनि की श्राव्यता का परिसर यानी क्षमता कहाँ से कहाँ तक है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। तो 5 वर्ष की कम आयु के बच्चे और कुछ जंतु जैसे कुत्ते हैं, पर वो 20,000 हर्ट्ज से तक की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। इसलिए थोड़ी भी आवाज़ अपन करते हैं तो बच्चा जग जाता है ना। तुमने देखा होगा, थोड़ी भी पाँव की आहट होती है या थोड़ी कुछ ऐसी आहट होती है तो बच्चे को सुनाई देती है और बच्चा उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों की जो सुनने की क्षमता होती है ना 5 वर्ष से कम, उनकी नॉर्मल मनुष्य से सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए उनके पास मोबाइल आगे या लाउड स्पीकर ज़्यादा नहीं बजाना चाहिए, है ना, क्योंकि उनके कान नहीं तो फट जाते हैं। तो 20 हर्ट्ज से हमारी जो सुनने की क्षमता है नॉर्मली मनुष्यों की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। लेकिन अगर जो छोटे बच्चे होते हैं 5 वर्ष से कम होते हैं, उनकी सुनने की जो क्षमता है 25,000 किलो यानी 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को भी वो अच्छी तरह से सुन सकते हैं, जैसे कुत्ते भी हैं। पर जो व्यक्ति की आयु बढ़ती है उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही होते हैं। मतलब हम फिर 25,000 हर्ट्ज तक की नहीं सुन सकते। हम कहाँ से सुन सकते हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकते हैं। तो ऐसी ध्वनि को जिनको हम सुन सकते हैं उसे हम कहते हैं श्राव्य ध्वनि, जिनको हम नहीं सुन सकते हैं उसे हम कहते हैं अश्राव्य ध्वनि। तो हमारी श्राव्य ध्वनि जिनको हम सुन सकते हैं और उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक उसी ही तरह से 20 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज क्या है? ये आवृत्ति का यूनिट है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्राव्य ध्वनि कहते हैं। यदि हम अश्राव्य ध्वनि को सुन पाते, अगर मेरे को इतना हो, मैं इतनी कम ध्वनि को सुन पाऊँ, तो मैं लोलक जो बजता है ना, जो घड़ियाल में लोलक होता है उसके कंपनों को सुन पाते, मक्खी के कंपनों को सुन पाते। गेंडा की जो आवृत्ति है वो अश्राव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। इतनी कम ध्वनि का भी वो करके अगर देखो वो ऐसी ध्वनि उत्पन्न करता है, कितनी ध्वनि? 5 हर्ट्ज की, जो मुझे सुनाई नहीं देता और मदद के लिए किसी को बुला सकता है। ठीक उसी तरह से व्हेल और हाथी अश्राव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। कौन? व्हेल भी कर सकता है, हाथी भी, गेंडा भी, कुत्ता भी, है ना। ये सब ऐसे हैं
जो 20-60 से भी कम ध्वनि को सुन सकते हैं, है ना। इसलिए ऐसी ध्वनि को हम कहते हैं अश्राव्य ध्वनि। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब भूकंप आता है तो भूकंप का पता सबसे पहले इन जानवरों को होता है। क्यों? क्योंकि भूकंप की जो सुनने की जो क्षमता है, वो जो कंपन है, वो कंपन 20-60 से कम होती है। तो भूकंप से पहले ये परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है भूकंप आने वाला है। तो भूकंप की जो तरंगे हैं वो निम्न आवृत्ति की है, यानी कैसी आवृत्ति की है? अश्राव्य ध्वनि की है, 20-60 से कम है, तो वो जल्दी से जंतुओं को सावधान करती है। तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक जो आवृत्ति होती है, मतलब देखो मेरी सुनने की क्षमता कितनी है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, लेकिन 20,000 से भी ज़्यादा की जो आवृत्ति होती है उसे हम कहते हैं पराश्राव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। जैसे डॉल्फिन है, चमगादड़ है, पारपाइज है, ये जंतु ये ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। और कुछ प्रजाति के शलभों को श्रवण यंत्र अति सुग्राही होते हैं, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से सुनाई देता है कौन सी आवाज़, 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा रेंज वाली। तो ये शलभ चमगादड़ों के द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की आवृत्ति को सुनते हैं, है ना। और वो उन्हें आसपास के उड़ते हुए चमगादड़ों के बारे में जानकारी मिल जाती है। चमगादड़ क्या करते हैं? इन शलभों को खाना चाहते हैं, लेकिन ये शलभ क्या करते हैं, उनकी जो सुनने की रेंज है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, उनको पता चल जाता है और वो उन दूसरे जो मित्र हैं, शलभ मित्र, उनको बता देते हैं और वो चमगादड़ों की जानकारी उनको मिल जाती है। इसी प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बचा पाते हैं। कौन? शलभ। किससे बचाने से? चमगादड़ से। क्यों? क्योंकि चमगादड़ की जो आवृत्ति है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो ये आवाज़ भी कौन सुन सकता है? शलभ भी सुन सकते हैं। इसलिए वो अपने आप को चमगादड़ का शिकार होने से बचा सकते हैं। उसी तरह से चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। तो इस तरह से आज आपको मैंने श्राव्यता के आधार पर ध्वनि के कितने प्रकार बताए? 3, श्राव्य ध्वनि, अश्राव्य ध्वनि और पराश्राव्य ध्वनि। तो अब तक के लिए इतना ही। बाय बाय।